इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आप नहीं देखोगे, जो होता है हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट जी। एंड आई बिलीव वो आपका एक सिग्नेचर आपको 1 करोड़ का पड़ता है अगर बैकफायर कर जाए। सो रेरा के बाद क्या बायर सेफ हो गया? हाँ और ना दोनों। जस्ट बिकॉज मैंने सीट बेल्ट लगा ली, मैं गाड़ी 200 पे भगा सकता हूँ तो कोई प्रोविजन नहीं है, स्टिल मुझे कॉशियसली ड्राइव करना है। तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज होती है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। जो सर वो आप छोटा सा सोचो ना, हम एक 500 की SIP भी करते तो वहाँ पे भी आता है प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जी, वो तो 500 रुपये, यहाँ 1 करोड़ रुपये। तो बिल्डर ने पैसे ले लिए, घर नहीं मिला, अब क्या करें? हाँ, बिल्डर ने अगर पैसे ले लिए, घर नहीं मिला, तो पहली बात तो आपको खुद ये देखने के तो बिल्डर लॉबी वर्सेस आम आदमी, रेरा कोर्ट में कौन जीत रहा है? इट्स अ मिक्स बैग। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। नहीं, मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा, मैं क्योंकि बाबू लोग चूना लगा रहे हैं आम पब्लिक को जो बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में। बाबू लोग चूना लगा रहे हैं, ऐसा बहुत ना खतरनाक स्टेटमेंट है टू से। तो अभी एक पर्सन एक बायर प्रॉपर्टी बुक करने जा रहा है, तो कौन से 3 मेन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करे कि फंस ना जाए? बस जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डियर बायर, अगर कल घर खरीदने जा रहे हो तो मिठाई का डब्बा लेके जाना, बट साथ में एक लॉयर की एडवाइस ज़रूर लेके जाना कि ये जो खरीद रहा हूँ, जहाँ पैसे लगा रहा हूँ, वो ठीक है कि नहीं। ऐसा ना हो कि वो खरीदने के बाद ये पॉडकास्ट देखो फिर लोग यार गलती कर दी। नमस्कार एंड स्वागत है आपका लेट्स टॉक रियलिटी पावर्ड बाय प्रॉपर्टी पॉकेट्स, जहां पे हम बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दों पर। हम हर उस टॉपिक को टच कर रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है? आपका घर। घर हम लेते हैं, लेकिन अगर कोई लीगल इशू आ जाए तो रातों की नींद खराब हो जाती है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, और फिर आती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। इसके लिए जो लीगल इश्यूज आते हैं जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, बिल्डर ने पैसे ले लिए लेकिन घर नहीं दिया, पोजेशन नहीं दिया, अब हम क्या करें? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं। जब हम अपना ड्रीम हाउस या अपना घर बनाने के लिए जाते हैं तो इमोशनल डिसीजन होता है। अब वो इमोशनल डिसीजन होता है तो उसमें हम बह जाते हैं भावनाओं में, लेकिन अगर कोई चूक हो जाए तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो इन्हीं सभी सवालों पे आज बात होगी, इसी टॉपिक पे डिस्कशन होगी, चर्चा होगी कि कैसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और उसके लिए आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो ऐसे हैं जो बिल्डर्स की नींद उड़ा देते हैं, जो लॉयर हैं और जिन्होंने लोगों को उनका हक दिलवाने में हेल्प करी है। आज के हमारे गेस्ट जो कि यंग डायनेमिक लॉयर हैं और आज उन्होंने हमें टाइम दिया हमारे पॉडकास्ट पे। सो आज उनसे डिस्कशन करेंगे कि जो रेरा है उसका क्या रोल है, क्या वो हेल्प कर रहा है बायर के राइट्स के लिए, नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो आपने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप ले रहे हैं उसके लिए आपने एक बहुत बड़ी नॉलेज मिस कर दी। सो एंड तक बने रहिए, स्टे ट्यून टिल एंड। और मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे गेस्ट आयुष अग्रवाल सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो सर, सबसे पहला सवाल कि रेरा की जरूरत क्यों पड़ी? संदीप जी, इसका ना मेरे पास बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अज्यूम करो आपको 1 करोड़ रुपए का एक घर लेना है जी। सो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप पहले एक R&D करोगे अपनी तरफ से, 4 चीज़ें देखोगे, लोकेशन कैसी है, आप ये देखोगे कि वहाँ फ्लैट्स का सिचुएशन कैसी है, आसपास कौन-कौन से घर है या कौन-कौन सा बिल्डर है, एंड ये सब चीज़ों को लेकर आप डिसाइड करोगे। फिर आप इवेंचुअली व्हेन यू फिक्स कि हाँ अब मुझे इस लोकेलिटी में जाना है, तब आप उसके बाद वहाँ जाओगे, अंदर जाके बैल्कनीज देखोगे, पूल देखोगे, क्लब देखोगे, जिम देखोगे और आप खुश हो जाओगे, हाँ यार सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आप नहीं देखोगे, जो होता है हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट। जी। एंड आई बिलीव वो आपका एक सिग्नेचर आपको 1 करोड़ का पड़ता है अगर बैकफायर कर जाए। अगर ऑल गुडी गुडी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन अगर किसी भी वजह से, तो सोचो ना एक सिग्नेचर की कीमत कितनी है। और वो सिर्फ 1 करोड़ ये बोलना तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं, या इनफैक्ट आई वुड से ग्लोबली, हम घर खरीदते हैं नॉट एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बट वो मेरी लाइफ का ड्रीम हो सकता है, वो मेरे फादर का सपना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो वी आर इमोशनली अटैच्ड टू आवर हाउस। फॉर अस हाउस इज एन इमोशनल बाइंग। ट्रू। सो व्हेनेवर इमोशनल बाइंग हैपेंस ना, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें साइड हो जाती हैं। ओके। मैं ये देखता हूँ
मैंने पार्क साइड घर लिया, मैंने ये देखा कि यार पार्क में मेरा बच्चा खेल रहा है, मैं अज्यूमिंग दैट मेरे पेरेंट्स शाम को वॉक पे जा रहे हैं, बट वो कब होगा ये नहीं अज्यूम करते हम वो ये देखते ही नहीं उस अग्रीमेंट में कि ये है लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, कब पोजेशन मिलेगा, कैसे होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते। तो वो सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लाइफ में चीज़ें हुई हैं ना, डिलेज हुए हैं जी आई टेल यू, चलो जस्ट फॉर इंटरेस्ट, जब आई वॉज नॉट अ लॉयर, इवन वी बीन अ विक्टिम ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वी हैड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी बुक्ड जिसका पोजेशन मिलना था 2003 में, जी बट वो पोजेशन मिला 2009 में। अब तब रेरा नहीं था, तब ऐसे लॉज नहीं थे, तो इट वॉज ईजी फॉर द बिल्डर्स टू प्ले अराउंड इट। जी आई एम नॉट सेइंग कि बिल्डर्स विलन है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनके भी कंट्रोल से बियॉन्ड होते हैं। बिल्कुल। सो आज हम इस सब को कोशिश करूंगा कि मैं टच बेस कर पाऊँ। तो क्या रेरा के आने के बाद कुछ बदला? रेरा के आने के बाद कुछ चीजें बदली, मैं तो ये नहीं कह सकता कि ओवरनाइट सा एकदम पिक्चर परफेक्ट हो गया, नहीं। जी रेरा के आने के बाद सिर्फ इतना हुआ कि पहले बिल्डर डोमिनेंट होते थे कि जो कह दिया वो कह दिया। जी आज जो कह दिया वो कह दिया से बात नहीं बनती, आज जो कहा है वो पेपर पे होना चाहिए। जी आज एज अ प्रोजेक्ट उनको अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, रादर मैंडेट है, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, पहले क्या होता था, डील्स होती थी ब्रोकर्स के थ्रू, आज इट्स अ फैंसी टर्म नाउ, चैनल पार्टनर्स या जी एजेंट्स के थ्रू। और पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो एजेंट ने कहते सर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं कर दूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब मिल जाएगा, सब मेरे कंट्रोल में। बट क्या एक्चुअल में होता था? आज एजेंट का भी अंडर रेरा रजिस्ट्रेशन होना मैंडेट है। अगर कोई भी ऐसा है उसको करना जरूरी है, नहीं तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू इट। और ऑब्वियसली अगर आप एज अ बायर या मैं एज अ बायर कहीं जाऊंगा तो आई वुड वांट टू हैव अ पर्सन, मेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो। तो एक ये चीज हुई रेरा की वजह से, एजेंट रजिस्टर्ड हो, ये चीज हुई। अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस बना के अच्छे अच्छे प्रमोशंस करके प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड कर लिया, लोगों को एज एन बायर बुला भी लिया। जी आज नहीं हो सकता, क्योंकि अब फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज है। तो जो उन्होंने अपने ब्रोशर में या अपने चीजों में एडवर्टाइज किए वो उनको पेपर्स पे देना पड़ेगा। ओके ये सब चीजें हैं जो रेरा के आने से बदल रही हैं। अब डिलेड पोजेशंस पे भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप ऐसे नहीं ना कि आज आपने प्रोजेक्ट चालू कर दिया, कोई इनफाइनाइट टाइमलाइन है, नहीं, देयर आर टाइमलाइंस, डिलेज पे देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज। रिसेंटली भी पंजाब रेरा में ही एक ऑर्डर पास हुआ है जहाँ पे एक पर्सन को 25 लाख का रिलीफ मिला है, जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक बोला गया कि बायर अग्रीमेंट से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होगी, बल्कि जिस दिन पहली बार पैसा आपको हिट हुआ उस दिन से काउंट होगी। ओके सो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है। अब लोगों को पता है कि यार मुझे अगर ये जानना है तो पहले बिल्डर के बारे में देखना है, क्या है, कैसे है, हाउ डू दे वर्क। सो रेरा के बाद क्या बायर सेफ हो गया है? हाँ और ना, दोनों। जस्ट बिकॉज मैंने सीट बेल्ट लगा ली, मैं गाड़ी 200 पे भगा सकता हूँ, तो कोई प्रोविजन नहीं है, स्टिल मुझे कॉशियसली ड्राइव करना है। जी सेम वेज रेरा आ गया, लॉ आ गया, प्रोविजंस आ गए, बट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं उन सब चीजों का ध्यान रखूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके रेरा पढ़ लो कल सुबह, ऑफ कोर्स नहीं पढ़ जी। सकते, बिल्कुल बट यू शुड नो व्हाट आर योर राइट्स अंडर दैट। यू शुड नो कि अगर एक मैं अग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ या मैं एक छोटा सा अग्रीमेंट टू सेल या बाय साइन कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चीजें पता होनी चाहिए, ये है, इनका मैं ध्यान रखूं। अगर वो आपने देख ली तो यू आर सिक्योर, एटलीस्ट इवन इफ यू आर डूइंग दैट ट्रांजैक्शन, यू नो व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। वरना कल को क्या होता है, कुछ भी छोटा सा होता है ना, फिर लोग ये बोलते हैं यार बिल्डर बेकार है। मैं तो ये बहुत अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ, बट यू ऑल्सो नो कि मार्केट में फिर लोग कैसे बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है कि वो बिल्डर पैसे लेके भाग गया, ये लेके भाग गया, वो लेके भाग गया। नहीं होता ना, आप पहले जिस दिन साइन कर रहे हो उस दिन तो करो, उस दिन तो आप खुश होकर मिठाई का डब्बा लेके फटाफट साइन कर देते हो। ये चीजें तब पूछने वाली होती हैं कि मैं जब एंट्री ले रहा हूँ तब। तो मैंने 1 करोड़ का घर प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, मेरे को 50 पेज का एग्रीमेंट पकड़ा दिया और मैंने उसको साइन कर दिया बिना देखे, तो हु इज कल्प्रिट, बिल्डर और मी? यू आर द कल्प्रिट। इवन द लॉ सेज ना दैट यू हैव टू बी डिलिजेंट इनफ। अगर मेरे को 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आई अंडरस्टैंड कि वहां पे नेगोशिएशन करना मुश्किल है, बट एटलीस्ट आप पढ़ तो लो। ऐसा तो उसमें नहीं लिखा कि कोई चीज ऐसी लिखी हो जो आपके अगेंस्ट आगे जाए। बट उसकी जो टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज होती है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। जो सर वो कॉम्प्लिकेटेड होगी ही होगी, बिकॉज वो लीगली लिखी गई है ना चीजें, जी बट आप उसमें बेसिक टर्म्स तो पढ़ ही सकते हो ना कि अगर मेरे को पोजेशन इतने टाइम में नहीं मिला, या बिल्डर ये लिख रहा है कि आज कंस्ट्रक्शन शुरू करे तो पोजेशन इतने दिन में देंगे, जी बिल्डर ये बोल रहा है मैं इतने स्क्वायर फीट का घर दूंगा। अब स्क्वायर फीट के पीछे भी बहुत बड़ी गेम है, कारपेट एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया। बिल्कुल अब आप एंटर करते हो ये सोच के कि मैंने 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया है, बट रियली क्या 1800 स्क्वायर फीट होता है?
एक्चुअल में तो कारपेट एरिया 1100-1200 स्क्वायर फीट होता है. बिल्कुल सही है. सो यू एंड अप पेइंग फॉर 1800 बट यू आर गेटिंग 1100-1200. प्रॉब्लम वहां भी नहीं है क्योंकि लिफ्ट है, लॉबीज है, सब कुछ है. बिल्डर को तो उसी में से निकालना है ना. जी. अब आप ये बोलो कि बिल्डर ने मेरे को ठग लिया, तो कहाँ ठग लिया? आप इस इल्यूजन में थे ना कि मुझे 1800 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है. आपको ये पहले दिन अग्रीमेंट में पढ़ना चाहिए था कि 1800 स्क्वायर फीट मीन्स व्हाट, 1500 स्क्वायर फीट मीन्स व्हाट एंड 1200 स्क्वायर फीट मीन्स व्हाट. बिल्डर ने तो चीटिंग नहीं करी, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने नहीं पढ़ा था तो आप ये बोलते हो बिल्डर ने मेरे को धोखा दिया है. तो और फिर आप कहते हो, झंडा उठा के चल देते हो कि ये बिल्डर बुरा है, फिर जगह जगह आप सोशल मीडिया पे डालते हो. तो गलती पहले मेरी थी. तो बायर की लैक ऑफ अवेयरनेस कह रहे हैं आप इसे? हाँ, बायर की लैक ऑफ अवेयरनेस है. और मैं आपको तभी बोल रहा हूँ ना कि इट्स एन इमोशनल डिसीजन टू टेक. तो वो इमोशंस में हम बह जाते हैं ना, जो है सब बढ़िया है. आप छोटा सा सोचो ना, हम एक 500 की SIP भी करते तो वहां पे भी आता है प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. जी. वो तो 500 रुपए, यहाँ 1 करोड़ रुपए है. तो यहाँ तो मुझे थोड़ा और डिलिजेंट होना ही चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा वो पूरा अग्रीमेंट वर्ड टू वर्ड समझ लो. इट इज डिफिकल्ट. यू कैन ऑलवेज हैव समवन टू हेल्प यू इन दैट. जी. यू कैन ऑलवेज हैव ऐसा मुझे लगता है बहुत ही कम होगा किसी का दोस्त लॉयर ना हो या किसी का फैमिली में ना हो. एक बार उनको ही दिखा दो, यार ये अग्रीमेंट है, साइन करने जा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी कि इसमें कौन कौन चीजों का है जो मुझे ध्यान रखना है. इतना तो हो ही सकता है. 1 करोड़ रुपए का मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ या 2 करोड़ रुपए खरीद रहा हूँ, इतने छोटा सा अमाउंट अगर मुझे उसका 5% 10% अगर एक रिव्यू कराने में लगाना भी पड़ेगा तो व्हाट इज दी हार्म. कल को आप सोचो ना, एट स्टेक क्या है, नॉट जस्ट 1 करोड़. जी. क्योंकि आपने घर खरीदा तो उसकी EMI चालू है, जी. प्लस आप जहां अगर रेंट पे रह रहे हो तो उसका रेंट भी दे रहे हो. बिल्कुल. तो आपके लिए तो डबल मार है ना वो. प्लस पीस ऑफ माइंड. ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड है. उस टाइम पे फिर आप किसी प्रोफेशनल को, किसी लीगल प्रोफेशनल को हायर करोगे, वो बहुत ज्यादा उस कंपैरेटिव में फीस लेगा. तो वो भी फायदा उठाता है उस सिचुएशन का कि ये फंसा हुआ है. सर फायदा तो खैर कोई क्या उठाएगा. जी. मतलब मैं आई एम फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, आई वोंट से कि फायदा नहीं उठाते, बट आई विल से कि वो उनके बियॉन्ड कंट्रोल होता है. अब उन्हें पता है कि चीजें कैसे मैनेज होती है, उन्हें पता है कि कोर्ट्स में कैसे काम होता है, उन्हें पता है एक टाइमलाइन है. अगर मैं आज ही बोल दूं आपके केस में 10 साल लगेंगे, आपका खुद का मनोबल टूट जाएगा. बिल्कुल सही है. तो मुझे भी आपको ये बोलना पड़ेगा सर टाइम लगता है, 1-2 साल 3 साल तो बेयर मिनिमम लगेंगे. तो आपके मेंटली आप यू आर एट पीस के 2-3 साल लगेंगे. हाउ कैन आई, मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ 10 साल में फैसला आएगा. आप बोलेगा 10 साल तक तो मैं EMI भी देता रहूं, 10 साल तक और मैं रेंट दूं, इतना पैसा है ही नहीं मेरे पास. मेरी जो प्लानिंग करी थी वो सब धरी की धरी रह गई. सो दे डोंट ट्राई टू चीट यू ऑफ कॉस्ट. ओके. तो सेम है, वो मजबूरी का फायदा आई डोंट थिंक फ्रेटर्निटी में कोई उठाता है. बाकी यस, हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी टाइप का है. तो बिल्डर ने पैसे ले लिए, घर नहीं मिला, अब क्या करें? हाँ, बिल्डर ने अगर पैसे ले लिए, घर नहीं मिला, तो पहली बात तो आपको खुद ये देखने कि वो तो मल्टीपल रीजंस बताएगा, गवर्नमेंट का डिले है, ये डिले है, वो डिले है, दे विल टेल 100 ऑफ थिंग्स. नाउ यू हैव इज के हायर अ प्रोफेशनल, गिव देम ऑल द पेपर्स. आपके पास आपके पेपर्स होने चाहिए. मैंने बहुत जगह देखा है कि लोगों के पास ना उनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी पड़ा नहीं होता. वो जिस दिन आता है ना, वो एनवलप में बहुत डेकोरेटेड सा एनवलप मिलता है, वो एनवलप कहीं रख दे तो इतना ध्यान से रख देते कि खुद ही भूल जाते कि कहाँ रखा है. ज्यादा ही ध्यान रख लेते हैं. हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इमोशनल चीज है. जी. सो अब वो भूल गए कहाँ रखा है, मिल भी नहीं रहा. फिर वो कहते हैं सर हमने पेमेंट्स करी थी, हमने व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन करी थी. अब व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन डायरेक्ट बिल्डर से तो हो नहीं रही. जी. या तो कोई बीच में मीडिएटर है या फिर उनकी कोई टीम से है. जी बिल्कुल. अब आज वो टीम पर्सन है, कल नहीं है, तो देयर हैज टू बी प्रॉपर चैनल. अगर आप कर रहे हो तो आपके पास बेयर मिनिमम बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए. जो भी आपके रिसिप्ट्स हैं वो होनी चाहिए. प्लस आपके पास आपके अगर चलो व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हैं, किसी भी तरीके के मैसेजेस हैं जो प्रूव करें कि देयर वाज अ ट्रांजैक्शन, ये सब होना चाहिए. इनफैक्ट आई विल टेल यू, कुछ टाइम पहले मेरे पास भी क्लाइंट आए थे, सिमिलर सिचुएशन. प्रॉमिस कभी का किया था, किया कभी, तो वो डिले की वजह से उनको भी हैम्पर हो रहा था. जी. सो हमने सबसे पहले उनसे यही मांगा, सर पेपर ट्रेल में आपके पास क्या है. एंड लकीली ही हैड एवरीथिंग. ओके. मतलब ही वाज एन अवेयर बायर. तो उन्होंने एक एक, इवन तो अगर उन्होंने वहां जाके आसपास कोई खाना भी खाया था, उन्होंने वो बिल भी रखा हुआ था. ओके. तो ये सब हमारे को हेल्प करता है ना, टू प्रूव कि बंदा वहां गया था, फिजिकली था, सब कुछ दिखाता है कि वो अवेयर था. सो ये हमारे, मैं तो कहता हूँ जो भी एक बायर है ना, डे 1 से जिस दिन वो सोच रहा है कि आज मुझे इस प्रोजेक्ट में जाना है, उसका पैम्फलेट तक उठा के उस फाइल में लगानी शुरू करे. ठीक है. नीचे से ऊपर तक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करे. अगर ना करे, उसको कभी जरूरत पड़े उसको यूज करने की, बट जिस दिन पड़ेगी ना उसके लिए ही बेनिफिशियल है.
उसको पता है ये इकलौती फाइल है, ये पूरी की पूरी फाइल मैं अपने लॉयर को दे सकता हूँ एंड ही कैन हेल्प मी इन डू इट। सो वो फाइल लेके ऑब्वियसली वी गो टू द रेरा डिपार्टमेंट, वी फाइल अ कंप्लेंट एंड देन यस दे टेक एन एक्शन अगेंस्ट देम सब्जेक्टेड, जहाँ पे अब वो बिल्डर को भी तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे ना, ऐसा तो नहीं ना बिकॉज मैंने बोला जी इन्होंने कर दिया और हो गया फरमान जारी, बिल्कुल सही है। नहीं होता। दे विल ऑल्सो सी कि क्या एक्चुअल में ये डिले बिल्डर की तरफ से ही है। कई बार होता है ना डिपार्टमेंटल डिलेज इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं उनके हाथ में ही नहीं है जी। अब कभी कभी इटसेल्फ रेरा अप्रूवल आने में टाइम लग जाता है, बिल्कुल लगता है। तो अब उसकी वजह से अगर वो काम नहीं कर पाया, डिले हो रहा है, तो हाउ इज ही रिस्पॉन्सिबल। बट कई बार उनकी गलती होती है, वो मल्टीपल रीजंस की वजह से उनका प्रोजेक्ट डिले होता जाता है और यहाँ पे आपके ऊपर ईएमआई और रेंट दोनों चल रहा है। व्हाट विल यू डू इन दैट केस? तो आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है, यू गो टू द कोर्ट, यू गो टू रेरा डिपार्टमेंट, यू फाइल अ कंप्लेंट एंड ऑब्वियसली दे टेक थिंग्स इनटू देयर मैटर। वो बुलाते हैं और वो आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू वांट। कई बार लोग कहते हैं हमारे को रिफंड दे दो जी पूरा अमाउंट। अब इसमें भी कैच होता है, कई बार अग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप मिड प्रोजेक्ट छोड़ोगे तो आपको ये होगा वो होगा, वो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी चीजें होती है कि मिड प्रोजेक्ट अगर आप कहते हो मेरे को डिले है तो बिल्डर ये काट लेगा, बिल्डर वो काट लेगा, बट एक्चुअल में तो नहीं कटने चाहिए। ये हमने साइन करने से पहले देखना था। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में बात करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स की बात करी, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस किसी बायर के पास कुछ भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और उसने पेमेंट करी है, मतलब तो इनकी इन दैट केस क्या करेगा वो? सर पेमेंट कैश में तो नहीं करी होगी, करी तो कहीं ना कहीं बैंकिंग, चलो एक मान लिया बैंकिंग ट्रांजैक्शन करी है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज अ प्रूफ कि मैंने बिल्डर को उससे भी वो इनिशिएट कर सकता है। कुछ तो है हमारे पास जी। चलो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ज्यादा संभाल के रखते हैं, नहीं मिल रहा आगे पीछे मिल जाएगा, मेरा कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, कोई व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन होगी, कुछ भी ऐसा एविडेंस हो जो ये प्रूफ कर पाए ना कि मेरी ट्रांजैक्शन हुई थी, तो इट बिकम्स इजी। नहीं है तो सर देखो बहुत मुश्किल है। पहले तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में मेरा ही प्रोजेक्ट है, कि मतलब मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था जी। आज के डेट में कैश तो नहीं चलता, तो जब रियल एस्टेट में तो कैश, तो बैंक स्टेटमेंट में तो किसमें, रियल एस्टेट में कैश ज्यादा चलता है सर। रियल एस्टेट में ना कैश टू अ लिमिट चलता है, बट यू हैव टू स्टिल हैव, बट दैट इज ओनली इन पेपर ना, वो तो सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी और लॉ जो एनफोर्समेंट है उसमें डिफरेंस है। हाँ बट स्टिल कुछ तो पेपर ट्रेल होती है ना, कुछ तो ट्रांजैक्शन कैश की होती है जी। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ के फ्लैट में आपने 40 लाख ऑन पेपर अकाउंट तो दिया ही होगा ना। जी जी। चलो आपने वो भी नहीं दिया, आपने बैंक लोन तो कराया होगा ना जी। तो बैंक लोन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, बैंक से पूरी फाइल निकल जाएगी इफ इट कम्स टू ब्रिंगिंग दैट फाइल, क्योंकि बैंक आपको लोन देने से पहले पूरी वेरिफिकेशन करेगा, पूरा पेपर ट्रेल लेगा। यू कैन ट्राई टू गेट दैट फ्रॉम द बैंक इफ इन केस दे कैन हेल्प यू। ठीक है। और नहीं तो बैंक ने आपकी ईएमआई तो करी होंगी, और जब ऐसा कुछ होगा तो कोई ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ होगा कि बैंक आपके लिए ईएमआई रिलीज करता रहेगा, तो कुछ तो मिल जाएगा ना मैं एज एन एविडेंस। ठीक है। तो बिल्डर लॉबी वर्सेस आम आदमी, रेरा कोर्ट में कौन जीत रहा है? इट्स अ मिक्स बैग। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं? नहीं मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा मैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, इनिशियली जब मैंने भी रेरा शुरू किया था तो मुझे भी यही परसेप्शन था कि यार ये टोटली बिल्डर सेंट्रिक है जी। बिकॉज आई टेल यू इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट। मेरा पहला यूपी रेरा में मैंने मैटर फाइल किया था, सो वी आर वन ऑफ दोज फ्यू लॉयर्स जिन्होंने रेरा में बहुत इनिशियली केसेस फाइल किए थे। तो आई वेंट टू यूपी रेरा डिपार्टमेंट जी। तो जिस तरीके से जनरली एडवोकेट शुड गो वैसे ही गया था। ठीक है। एंड वहाँ पे जैसा हमारा कंडक्ट, तो ही फेल्ट कोई ग्रेड ए ऑफिसर आया, उन्होंने एक स्पेशल रूम हमारे लिए खोल देंगे, सर चाय पानी लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। एंड इवेंचुअली व्हेन पीपल स्टार्टेड कमिंग विद देयर प्रोफेशनल्स, सो वो मुझे समझ आ गया था कि वहाँ पे ऐसा क्यों उन्होंने हमें ट्रीट किया, क्योंकि कंडक्ट ऐसा था जी। तो कमिंग बैक इनिशियली मेरा भी ऐसा ही था कि यार रेरा इज लॉ तो आ गया लेकिन अभी इसमें वो दम नहीं है। बट नाउ विद मल्टीपल अमेंडमेंट्स कमिंग, रेरा हैज गिवन मल्टीपल रिलीफ्स टू बायर्स, बिल्डर्स के अगेंस्ट जाके भी कर रहा है। ठीक है। एंड जहाँ पे मैंने आपको बोला ना, अगर बिल्डर की डिफिकल्टी थी कि उसको रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा कि कोई डिपार्टमेंटल इशू है, तो ऑफ कोर्स वो नहीं कर सकते। जी जी। अभी बात करते हैं प्री लॉन्च जो प्रोजेक्ट बिक रहे हैं विदाउट रेरा, बहुत सारा ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, तो क्या ये लीगल है? आपको कुछ लीगल मिलता है जब प्री लॉन्च बुक करते हैं, एक पर्ची मिलती है जी कि ये आई टोकन नंबर है और ये टोकन नंबर का अगेंस्ट या तो पीएलसी या नॉन पीएलसी है जी, यही मिलता है ना। जब रेरा आ जाता है तब वो ट्रांजैक्शन रिवर्स करके फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया जाता है। सो डू यू थिंक कि ये लीगल है? लीगल होता तो डे वन ही पर्ची मिल जाती ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता। तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, तो फिर वो बायर कहाँ जाएगा?
ऐसी सिचुएशन में? सब प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वहाँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? वहाँ तो पेमेंट भी किसी भी तरीके से ऑन अकाउंट नहीं होती। जी। मतलब दिस इज द हार्श रियलिटी जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज समथिंग जो होता ही है। और जस्ट बिकॉज क्योंकि प्री रेरा थोड़ा सस्ता मिल जाता है, अगर रेरा पे अगर किसी प्रोडक्ट का रेट अगर 8,000 रुपये है, तो प्री रेरा में शायद वो आपको 3,000, 4,000, 5,000 में मिल जाएगा। सो हम लालच में ही तो वो खरीद लेंगे, चल ठीक है रेरा तो 6 महीने में 8 महीने में आ ही जाएगा। जी। 8 महीने में अगर मेरे 3,000 रुपये स्क्वायर फीट के पैसे बच रहे हैं तो वाई शुडंट आई। करते हैं लोग, फंस भी जाते हैं लोग, दोनों फंस भी जाते बन भी जाते हैं। जिसके लिए ट्रांजैक्शन अच्छी जा रही है वो बहुत बढ़िया है। अल्टीमेटली इसमें इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, एंड यूजर कभी ऐसे नहीं फंसता। बिल्कुल। मेजॉरिटी ऐसे में इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो गए, जिनका काम ही है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, राइज हुआ, निकल गए, अपना एग्जिट ले गए। सो उनके लिए तो ऐसा है कि अगर डिले भी होगा तो भी उनके लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोजेक्ट तो डे बाय डे कॉस्ट बढ़ रही है। चैलेंज उनके लिए उस दिन है जब बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। वो तो आरओआई के लिए बैठे हैं। हाँ, एंड यूजर मुझे लगता है नहीं ऐसा करता, और मे बी आई हैवंट सीन समवन एज एन एंड यूजर डूइंग इट सो फार। ऐसा नहीं होगा, केसेस नहीं होंगे। एंड लालच तो सबको ही है ना, पैसे तो सबको ही बचाने हैं। हम इंडियंस के अंदर डीएनए में घुसाई हुई है ये बात कि पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। तो जहां 2 रुपए बच जाएंगे कर लेंगे। नहीं, अब पैसे बनाओ वाली गेम चल रही है, पैसे बचाओ वाली नहीं। सर पैसे बचाओ उसके लिए जो खरीद रहा है, जी ठीक है। पैसे बनाओ उसके लिए जिसका प्रोजेक्ट, अगर मेरा प्री रेरा आने से पहले अगर 20%, 30% प्रोजेक्ट बिक जाता है तो बिल्डर को तो फायदा है ना, उसको तो 2 नंबर पे पैसा मिल गया। ओके। कि वो अपने प्रोजेक्ट पे लगा सकता है। अब वो प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, किस चीज में लगाते हैं, दे नो इट बेटर। बट फिर इसमें कुछ बन जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। क्या स्मार्ट लोग भी फंस जाते हैं? बिल्कुल फंस जाते। इफ इट कम्स टू प्रूविंग द ट्रांजेक्शन, हाउ विल दे? इफ आई हैव गिवन यू 1 करोड़ रुपीज जस्ट लाइक दिस, कोई कागज नहीं है मेरे पास, एक छोटी सी पर्ची है, कैश में दिया है मैंने, उसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा वो कर लेते हैं, लोन अग्रीमेंट टाइप, ठीक है, कि एक सेफ्टी के लिए एक एनडीए टाइप कर लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं। बट अगेन फिर आप रेरा तो नहीं जा सकते ना। बिल्कुल। आप रिकवरी के लिए जा सकते हो, वो भी तब जैसा फ्रेंडली अमाउंट में, आपने उतना अमाउंट नहीं दोगे ना। फ्रेंडली में मैं आपको 2-3 करोड़ रुपए नहीं दूंगा इन कैश। पहली बात तो मेरे पे ही क्वेश्चन है कि मेरे पास कहाँ से आया। तो बहुत लोग तो यही सोच के चुप हो जाते हैं, यार मैं कैसे प्रूव करूंगा मेरे पास कहाँ से आया, इतना धन कहाँ से आया। हाँ, तो वो वाली बात आती है, नमाज बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। तो वो ट्रांजैक्शंस अवॉइड ही करनी चाहिए। बट ठीक है, जिनके लिए इट्स अ बिजनेस, तो बिजनेस में हो तो आपको पता है इट्स अ रिस्क। अगर गलत प्रोजेक्ट बेचा तो एजेंट पे क्या लायबिलिटी है? हाँ, अगर गलत प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है? एक होता है कि मैंने दिखाया कुछ और बनाया कुछ। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की तो बहुत क्लियर रेरा में गाइडलाइंस है, ठीक है, कि द बिल्डर विल बी पेनलाइज्ड, ऑफ कोर्स एजेंट विल आल्सो बी। एजेंट के लिए क्या एजेंट है? सो एजेंट के लिए ना नॉर्म्स अब धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रहे। पहले तो एजेंट ऐसा मॉडल था जो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड था जी। आज मैं चाहता तो मैं भी एजेंट बन सकता था। एक छोटा सा कुर्सी लगानी थी, एक बैनर लगाना था प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का, और शुरू हो गया काम। रेरा की फीस देनी थी। पहले तो रेरा फीस भी नहीं थी ना जी। आज है। आज एटलीस्ट आपको पता है कि आप किसी एजेंट के पास जा रहे हो, यू हैव हिज रेरा नंबर। तो एक तो उसके लिए भागना ही मुश्किल है, और कल को तो यस पेनल लाइबिलिटीज तो उनके ऊपर भी है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रूव हो गया कि उसने भी साथ में किया था। इन्फॉर्म्ड अनइन्फॉर्म्ड इज नॉट अ क्वेश्चन जी। अब हो सकता है बिल्डर ने उसे भी ना बताया, हो सकता है बिल्डर ने उसको बताया बट अपने मार्केटिंग टैक्टिक्स में नहीं बताया, छुपा लिया उसने कि ये प्रोजेक्ट में ये हो सकता है, ये डिलेज है, या गवर्नमेंट का ये डिले हो सकता है। उसने नहीं बताया क्योंकि उसको तो बेचना था, और अल्टीमेटली वो बिकता भी कैसे है? भाई साहब मैं बैठा तो हूँ, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। और ये गेम ट्रस्ट पे ही चलती है जी। अगर हम ट्राई सिटी की पर्टिकुलर बात करें तो कितने % बायर्स का पैसा फंसा हुआ और कितना डिले चल रहा है, ऐसा कोई डाटा है? सर ऐसा कोई फिक्स डेटा तो नहीं है जी। बट अगर आप सिर्फ गूगल कर लो कि सपोज यू आर प्लानिंग टू बाय किसी भी बिल्डर के साथ या किसी भी प्रोजेक्ट में, जस्ट सी कि उस बिल्डर के अगेंस्ट, चाहे वो रेरा हो चाहे वो एनसीएलटी हो, कितना लिटिगेशन चल रहा है। जी। ठीक है, उस लिटिगेशन से यू विल गेट एन आइडिया कि यहाँ पे कितने बायर्स फंसे हैं। बट आई नो इट्स अ गुड चंक, और वी हैव अ प्रोजेक्ट इन पंचकुला जो ऑलरेडी एनसीएलटी में गया हुआ है प्रोजेक्ट, एंड आई थिंक उसकी वैल्यू करोड़ों से मे भी बोलना कम होगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टाउनशिप। तो ऐसे प्रोजेक्ट पंचकुला, मोहाली,
या मोहाली के आउटस्कर्ट्स में, ऐसे सब जगह प्रोजेक्ट्स हैं? मोहाली के आउटस्कर्ट्स में जो लोग इस शहर से पुराने हैं वो सब जानते हैं कि एक बड़ा फेमस एरिया है मोहाली आउटस्कर्ट्स में, और वहाँ पे तो एक ही प्लॉट के 6-6, 8-8, 10-10 बायर्स हुए हैं, जी। और जहाँ प्रोजेक्ट बेच दिया लेकिन प्रोजेक्ट का अता पता ही नहीं है, और वो सब अग्रीव्ड हैं सिर्फ एक चीज़ कि शायद जिस दिन वो कागज़ साइन करने जा रहे थे उस दिन अगर एक बार थोड़ा सा प्री वेरिफिकेशन कर लिया होता कि जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या सिचुएशन है, कैसा है, कब तक मिलेगा, तो पता लग जाता कि कहीं ना कहीं मैं फंस रहा हूँ। और एक जो होता है ना सस्ती प्रॉपर्टी, बहुत सारे एड्स आते हैं, इतने में दे देंगे, इतने में 20-25 लाख रुपए में 50 गज का मकान मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है 25 लाख में? मुझे नहीं लगता कि मोहाली से 100 किलोमीटर आगे भी कहीं मिल रहा है। जी। तो हु कैन गिव यू 25? तो ये सब क्या है? ये सब आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश होती है, और बहुत लोग फंस भी जाते हैं, क्योंकि अगेन घर हर किसी का सपना है ना, अपनी छत होनी चाहिए। आप और मैं जिस जनरेशन से आए, हम यही सुन के बड़े हुए हैं जी। कि अपनी छत होनी चाहिए बेटा, और कुछ होना हो, अपनी छत होनी चाहिए। ये चलता है फैमिलीज में, ठीक है ना? तो ठीक है, अपनी छत कम्स विद अ कॉस्ट। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स दिखेंगे जो इस रेडार में आ जाएंगे कि लोग फिर खड़े हो जाएंगे ये लेके कि हमारा पैसा नहीं मिला, हमारा प्रोजेक्ट टाइम में डिलीवर नहीं हुआ। ऑफ कोर्स आने वाले अगले 2 साल 3 साल में। तो उसमें लॉ ऑफ एवरेज क्या है? मान लीजिए एक सिटी में 100 बिल्डर्स हैं, तो कितने % चांसेस है कि इतने % डिफॉल्टर हो जाएंगे आने वाले 5-7 साल में? ऐसा कुछ है? आई विल से हाइपोथेटिकली, बिकॉज इसका कोई एसच स्टैट्स नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 20%, 25% के आसपास आएगा ही आएगा कम से कम। दिस इज द लीस्ट आई कैन से, जिस हिसाब से आई एम सीइंग थिंग्स हैपनिंग इन शायद आपने ट्राई कम सिटी। बोला है। हाँ, मैंने तभी बोला है कि मैं इससे ज्यादा ही होगा, बट आई डोंट वांट कि अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो जाए कि ये क्या बोल दिया। बट हाँ, इतना तो बेयर मिनिमम है, एंड देयर कैन बी एक्सपोनेंशियल नेम्स ऑफ टुडे, जो आज के बहुत अच्छे नाम है, चाहे वो कहीं भी हो जी। ऑल कैन बी। नहीं है तो एक बार जस्ट आस्क गूगल, आस्क AI, आस्क एनी टूल कि आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस, टेल मी व्हाट इज देयर पास्ट हिस्ट्री, यू विल गेट टू नो दैट। तो गूगल बता देता है कि ये सारी चीजें अगर हम सर्च करें गूगल में? हाँ, अगेन अब विद AI कमिंग थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री वो पता है, बट यू विल हैव टू डीप डिग। हम R&D करते हैं ना, R&D का मतलब ही होता है आप जाओ रेरा की वेबसाइट पे देखो क्या है, आप जाओ NCLT की वेबसाइट पे आप देखो क्या है, यू विल गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर पर्सन या बिल्डर के नाम से कितने केसेस चल रहे हैं, यू विल गेट टू नो वेरी इजी। और पंजाब रेरा की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। जब ये मिल जाता है कि कितने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं या कौन कौन रजिस्टर्ड है, तो इनके अगेंस्ट क्या क्या लिटिगेशन चल रहा है, वो रेरा की वेबसाइट से मिल जाएगा। मान लीजिए पोजेशन डेट नवंबर 2023 थी, आज जुलाई 2026 हो चुका है, तो बायर क्या कर सकता है उस केस में? अगर ऐसा हो चुका है तो इट इज हाई टाइम नाउ यू शुड कम हायर अ प्रोफेशनल, और उसको बोलो कि टेक यू आउट ऑफ दिस, क्योंकि वो फिर बिल्डर को एटलीस्ट सामने तो बुलाएगा जी। जब रेरा डिपार्टमेंट में आएंगे वो आंसर देंगे ना, या तो कब तक पोजीशन दे रहे हैं, दे गिव अ डेडलाइन। अगर वो डेडलाइन आपके लिए फिजिबल नहीं है, एग्जिट दैट प्रोजेक्ट, इन्वेस्ट समवेयर न्यू। आई नो कि अगर आज से 3 साल पहले जो चीज आपको 1 करोड़ की मिल रही थी वो आज 1 की नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी। यू कैन आस्क फॉर दैट कंपनसेशन, यू कैन आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स। तो इसके लिए यही रास्ता है कि आपको एक लॉयर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, मिडिल क्लास कैसे अफोर्ड करने को खुद भी कर कितना है? सो आई विल टेल यू, रेरा में कभी ये नहीं होगा यू हैव टू बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ लॉयर, नॉट एट ऑल। आप चाहो तो आप खुद का केस खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और मैंने बहुत लोगों को देखा है। बट ये होता है जस्ट हैविंग समवन एज अ लीगल प्रोफेशन, एज अ लॉयर, वो आपको ये बता सकता है कि ये इसको स्ट्रैटेजिकली कैसे करना है। ठीक है। आप एक बात समझो ना, अगर आपका 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ एट स्टेक है, एक लॉयर आपसे एक केस के 1 करोड़ तो नहीं ले लेगा जी। ठीक है, ही विल टेक अ फीस जो उनके लिए है, एंड उसमें से ही विल हेल्प यू आउट इन दैट। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वो स्पेंड करके आपको आपके पैसे या आपको आपका हक मिल जाए तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव। पर एक माइंडसेट भी है ना पब्लिक का कि जब लॉयर्स के पास जाते हैं तो तारीख पे तारीख वो डेट्स पे डेट्स मिलती रहती हैं। बिल्कुल। और नहीं मिलता तो इंसाफ, वो वाली जो दामिनी मूवी आई थी सनी देओल की, तो वो वाली सिचुएशन से भी वो, इसीलिए शायद जो पब्लिक है, जो नॉर्मल बायर है, वो एक प्रोफेशनल के पास जाने से
हेजिटेट करता है, ये भी एक रीजन है। संदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट विद द न्यू एज लॉयर्स एंड ऑल ये चीजें बहुत कम है। हाँ, तारीख तो उसे वैसे भी मिल रही है बिल्डर की तरफ से कि अब नहीं तो कब, अब नहीं तो अब नहीं तो अब। जी तो इट इज बेटर टू हैव द तारीख गिवन बाय द लॉयर, एटलीस्ट उतनी डेडलाइन से पहले उसको या तो घर मिल जाएगा या उसको अपना पैसा मिल जाएगा। अल्टीमेटली बायर जो अग्रीव्ड है उसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। रियल एस्टेट में असली आरओआई कौन बना रहा है? वही इन्वेस्टर जो किसी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क या कम्युनिटी का पार्ट है, क्योंकि असली डील्स राइट इन्फॉर्मेशन और मार्केट इनसाइट कम्युनिटी के थ्रू मिलती हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, तो जुड़िए ट्रूली इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ, जहां पे आपको मिलेगा एक्सपर्ट गाइडेंस, डायरेक्ट बिल्डर डील्स और मार्केट डील्स का अर्ली एक्सेस, जो हर किसी को नहीं मिलता। तो ज्वाइन, क्लिक ऑन बिलो डिस्क्रिप्शन लिंक, ट्रूली इन्वेस्टर कम्युनिटी वेयर स्मार्ट इन्वेस्टर ग्रो टुगेदर। तो अग्रवाल जी, आपने प्रोफेशनल की बात करी कि प्रोफेशनल हायर कीजिए। अब बायर कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, घर चाहिए जिसके लिए हमने पे किया था, और साथ में हर्जाना भी चाहिए। उस केस में क्या ऑप्शन है? सी रेरा उसमें आपकी हेल्प ऑब्वियसली करेगा कि आपको पोजीशन मिल जाए। वो जी। बिल्डर को ऑब्वियसली एक टाइमलाइन में बाउंड करेगा कि अब इतनी टाइमलाइन में यू हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। कॉम्पनसेशन यस उसमें मिलता है, बट नॉट ऑलवेज। आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल हो जहाँ पे मिला है किसी बायर को? सर, मेरे पास अभी तक ये एग्जांपल बहुत है हमारे केसेस में जहाँ पे बायर को घर मिला है। जी ठीक है, अब उससे मैटर नहीं करता कि आज की डेट में क्या प्राइस हो गया। कई बार ये भी हुआ है कि कोई और किसी और को जंप इन करना पड़ा या जॉइंट प्रोजेक्ट बन के बनाना पड़ा, और वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा लगेगा, तो एक्स्ट्रा तो नहीं देना पड़ा ऑफ कोर्स। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। कई बार होता है बिल्डर कहता है आई एम आउट ऑफ फंड्स, मेरे पास नहीं बन पा रहा, तो वो किसी को अपने साथ जैसे वो कोऑर्डिनेट कर लेता बैंकरप्सी है। फाइल कर देता है। बैंकरप्सी तो अगेन देन गोज इनटू एनसीएलटी, और ठीक है। वो जनरली बिल्डर खुद नहीं करता, मल्टीपल लोग जाके उसके अगेंस्ट कर देते हैं। अब वहाँ पे क्योंकि अमेंडमेंट के तहत फाइनेंशियल बायर्स अब उसमें, मतलब एज इन होम बायर्स उसमें अब कवर्ड नहीं है, सो देयर आर अदर वेज टू टेक देम इनटू एनसीएलटी। बट हाँ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो देन मे बी दे पूल इन समवन कि अब हम कोलैबोरेशन में बना रहे हैं कि 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए और उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। बिल्डर भी नहीं चाहता ना उनकी मार्केट में एज अ इमेज खराब हो, तो अगर एक भी प्रोजेक्ट उनका गड़बड़ होता है तो आगे के 3-4 प्रोजेक्ट्स हिल जाते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो, ट्रस्ट खराब हो जाता है ना, और एक बार वो खराब होता है तो बहुत मुश्किल होता है वो वापस बनने में। सो दैट्स व्हाई दे ट्राई के कैसे भी हम प्रोजेक्ट को पूरा करके दें। हाँ, बिल्कुल ही हाथ खड़े हो जाते हो तो देन यू हैव नो अदर ऑप्शन, बट आपको फिर या तो अपना पैसा लेना पड़ेगा या फिर अल्टीमेटली फिर वो थ्रू एनसीएलटी और अदर मीडियम से वो प्रोजेक्ट कोई और टेक ओवर करके उसे कंप्लीट करता है और फिर आपको हैंड ओवर मिलता है। सो या तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है बट वो फिर और डिले हो जाता है जी। या फिर आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। आपने एक टर्म यूज करी एनसीएलटी, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मल पर्सन के लिए एक्सप्लेन कीजिए। ये क्या होता है? एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। सो इसके अंदर एक लॉ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ओके। सो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे यू हैव गिवन समवन मनी मोर देन 1 करोड़ रुपीस, या तो आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होता है कि मैंने बिल्डर को सीमेंट, रेता, ये सब सामान दिया जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस में काम आता है, और एक मैं हूँ जिसने फाइनेंशियली उनकी मदद करी, जैसे बैंक्स हो गए। जी। तो ऐसे केस में ज़्यादातर बैंक्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर उनके अगेंस्ट जाते हैं, फिर और भी लोग इसमें पार्टी बनते जाते हैं। ठीक है। तो फिर वो अल्टीमेटली बिल्डर का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको टेक ओवर कर लिया जाता है। फिर एक उसके लिए एक अच्छा बायर ढूंढा जाता है जो उस पूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे, खरीदे पैसे देके। ठीक है। अब उसमें होता है कि कई लोग कहते हैं हमें पैसा दे दो, हमें जाना ही नहीं, उस प्रोजेक्ट में लेना ही नहीं। ठीक है। और वो एग्जिट चाहते हैं। वो एग्जिट चाहते हैं। कई लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब चाहे 2 साल 3 साल लगे, जो लगे वो लगे, आप इसको बना के हमें डिलीवर करो। ओके। सो ऐसा भी होता है। सो ये दोनों सिनेरियो होते हैं। सो आपने बैंक की बात करी कि बैंक इन्वॉल्व होता है जब एनसीएलटी वाला आता है, या जो क्रेडिटर बोला आपने टर्म्स यूज करी। हाँ जी। सो बैंक, एक ये भी मिथ है कि अगर बैंक लोन हो गया तो प्रॉपर्टी सेफ है, तो क्या ये ट्रू है? हम ना यही मानते हैं कि प्रॉपर्टी में ना बैंक लोन बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। और दूसरा फिर माइंड में आता है यार अगर बैंक लोन दे दे फिर तो सारे कागज ओके होंगे। जी। आई एम नॉट सेइंग वो कागज ओके नहीं होंगे, आई एम जस्ट सेइंग कि वो आपके लिए रेलेवेंट है ओके होने में।
बैंक अपने पर्सपेक्टिव से पेपर्स देखता है। ठीक है। उनका तो सिंपल सा फंडा है, आपने अगर लोन लिया है, कल को अगर आप नहीं चुका पाए तो वो रिकवरी कैसे करेंगे? वो सिर्फ इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। या तो वो आपसे रिकवर करेंगे या वो आपका वो फ्लैट या घर या जो भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उसको लेके मार्केट में बेच के अपने पैसे रिकवर करेंगे। उनका तो प्राइमरी मुद्दा ये है ना कि आपको बैंक ओके। लोन देना है। ठीक है। उनके लिए प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। बिल्डर के पास रिकॉर्ड्स क्या है उससे दे आर नॉट बॉदर्ड। अच्छा। उनको उस बात से क्या करना है? उनको सिंपल है कि अगर उन्होंने आपको 1 करोड़ दिया है या एग्जाम्पल 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपने 80 लाख का लोन लिया है जी। तो क्या वो 80 लाख रुपए वो रिकवर कर पाएंगे अगर आप नहीं चुका पाए तो? ठीक है। उनका सिर्फ इतना देखना है। बट क्या सिर्फ उनके इतना देखने से आपका बेनिफिट होता है? एज अ बायर आप ये सोचो, दोनों का माइंडसेट अलग है ना। आपको अपने घर की सेफ्टी देखनी है, उनको अपने पैसे की सेफ्टी देखनी है। दोनों के पीछे की डिफरेंट साइकोलॉजी है। बैंक लोन के बाद भी 100% सेफ नहीं है मतलब? हाँ, ऐसा क्या नहीं हुआ कि बैंक लोन मिल गया और फिर भी प्रॉपर्टी आज भी कोर्ट में है या आज भी उन पे लिटिगेशन ऐसे चल रहा है? प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे ट्राई सिटी में जहाँ पे सब भरा पड़ा है। अल्टीमेटली बैंक बिल्डर को पैसा देता है, जी। वही बैंक मुझे भी पैसा दे रहा है वो फ्लैट लेने के लिए। ठीक है। इफ बिल्डर गोज इन डिफॉल्ट तो सबसे पहले वही बैंक खड़ा होता है अपने डिफॉल्ट को क्लियर करने के लिए। एंड आयरनी इज के एज पर द लॉ पहले उनकी लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी, बाद में आपकी होंगी। तो क्या बाबू लोग चूना लगा रहे हैं आम पब्लिक को जो बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में? बाबू लोग चूना लगा रहे हैं इज अ बहुत ना खतरनाक स्टेटमेंट है टू से, बिकॉज अब बाबू लोग कहाँ बैठे हैं? एक होता है कि इस डिपार्टमेंट में बैठे हैं जो बिल्डर सेंट्रिक है। जी। हर लॉबी की अपनी एक पावर होती है, तो कुछ है बिल्डर सेंट्रिक, कुछ है जो कंज्यूमर सेंट्रिक है। अगर मैं रेरा या मैं एनसीएलटी की बात करूं वो कंज्यूमर सेंट्रिक है। ठीक है। ठीक है, पहले जब आईबीसी आया था तब उसमें 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट में भी यू कैन गो टू एनसीएलटी। ठीक है। बस सामने वाली पार्टी शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बाद में इस अमेंडमेंट को उठा के 1 लाख से सीधा 1 करोड़ किया गया। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हाट हैपेंस। वरना पहले पीपल स्टॉप्ड गोइंग टू रेरा एंड दे वर गोइंग मोर इनटू एनसीएलटी क्योंकि वहां इमीडिएट रिलीफ था। मैं ये नहीं कह रहा रेरा में नहीं था, बट जी। आईबीसी में कंपैरेटिवली ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्गर रिलीफ थे। तो ये है। कई बार रेरा के ऑर्डर आने के बाद भी बिल्डर पैसे नहीं देता, उस केस में क्या करें? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि फर्स्ट अथॉरिटी पे ऑर्डर लेने के बाद भी फिर क्या होता था, आपको सिविल कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए जाना पड़ता था। जी। अब नाउ वो सारी पावर्स भी अब रेरा को ही दे दी है। सो नाउ यस, अगर फर्स्ट स्टेज पे आपको ऑर्डर लेने के बाद भी बिल्डर नहीं दे रहा, यू कैन ऑलवेज गो इन अपील अगेंस्ट दैट कि डिस्पाइट द ऑर्डर रेरा पैसे नहीं, वो बिल्डर पैसे नहीं रिलीज कर रहा। जी। सो एक स्टेज पे आके तो बिल्डर को देने ही पड़ेंगे ना, ठीक दिस है। वे और दैट वे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोर्ट के ऑर्डर का वो उल्लंघन कर दे। तो अभी एक पर्सन एक बायर प्रॉपर्टी बुक करने जा रहा है, तो कौन से 3 मेन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करे कि फंस ना जाए? देखो, बिल्डर बायर एग्रीमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको तो अपना ग्रंथ मान ले कि इसको तो मुझे पढ़ना ही है। अब ओके। उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज का सपना दिखाया है, जी। ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे ये करेंगे, वो है कि नहीं। कि फ्लैट सपने तो बनाया, क्लब बनाया, जिम बनाया, आगे बहुत आपकी बड़ा बात पार्क बनाया। बीच में रोक रहा हूँ। जी। क्लब की आपने बात करी, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे केसेस आए हैं जहाँ पे बिल्डर ने फ्लैट तो दे दिया, घर दे दिया, क्लब के चार्जेस पहले ले लिए, 2 लाख 5 लाख ले लिए, बिल्कुल। लेकिन क्लब अभी तक नहीं मिला। लोगों प्रॉपर्टी बेच के भी निकल गए, क्लब नहीं मिला। उस केस में क्या है फिर? जो उस केस फैसिलिटीज में फॉल्स एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है ना, उसके बेसिस से आज वो जा सकते हैं। हाँ, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोजेक्ट तो प्री रेरा था। ओके। बहुत लोगों का ये वाला क्वेश्चन आएगा, बट एज पर रेरा प्री रेरा प्रोजेक्ट्स को भी बाद में रेरा में रजिस्टर करवाना इंपॉर्टेंट हुआ, मैंडेट हो गया। जी। तो वो करवाने के बाद फिर वो सारे लॉज उन पे एप्लीकेबल हो गए। तो अगर ऐसा था तो उनको भी रेरा में जाके बोलना चाहिए था कि एक ये कमिटमेंट किया था जो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा लोगों के साथ हुआ है, फिर भी वो जाते क्यों नहीं है? रीजन क्या है? अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये उनके राइट्स हैं। क्या लैक ऑफ अवेयरनेस है यहाँ पे? लोगों को यही नहीं पता कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जी। तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे किससे बात करनी है। उनका सिंपल है, वो चल यार ठीक है कोई नहीं, एक काम करता हूँ मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं आगे कहीं बड़े प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ या बेटर प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। मुझे अगर यहाँ पे ये वाली एमिनिटीज नहीं मिली, कोई नहीं 2 लाख कम में सही, मैं आगे निकल जाता हूँ। क्योंकि आजकल सबकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है।
जी हर किसी को अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ चाहिए, हर किसी को इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे अपनी रील्स डालनी ना अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ की, तो वो कहते हैं यहाँ नहीं मिला कोई नहीं, हम दूसरे में चले जाएंगे, हम अपग्रेड कर लेंगे, भले ही वो पिछला ईएमआई चुकाना मुश्किल हो रहा है बट हम अपग्रेड कर लेंगे। और वो फाइट नहीं करना चाहते। फाइट नहीं करना चाहते, उनको लगता है ये फाइट करना ज़्यादा महंगा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो एक्चुअल में महंगा है या सस्ता है? फाइट एक्चुअल में करना। सस्ता है। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, अगर जो आप बात आपको पता है वो बात क्या मार्केट में नहीं पता, कि इस सोसाइटी में या इस बिल्डर ने अभी ये वाला कमिटमेंट पूरा नहीं किया, जी तो अगर आपने डिमांड करी 1 करोड़ की तो 1 करोड़ तो मिल नहीं जाएंगे बिल्कुल। आपको, शायद 80 लाख 90 लाख मिल जाएंगे। और जो नया प्रोजेक्ट में जा रहे हो वहाँ पे भी 25 से 30 लाख रुपए का तो बेयर मिनिमम डिफरेंस होगा। अगर वो सारी एम्यूनिटीज वहाँ हैं तो पहली बात, अगर वहाँ ऑलरेडी है तो वो तो लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है, आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो वो तो वैसे ही महंगा होगा। जी तो जब वो महंगा होगा तो वो डिफरेंस भी तो आपकी पॉकेट में है। आपको क्या लगता है ये क्लेम करने में या इसका कॉम्पनसेशन लेने में या बिल्डर को इस बात में लाने के लिए कि आप ये कंप्लीट करके दो जो आपकी फुलफिलमेंट में वो इतनी महंगी होगी? इट विल नॉट कॉस्ट यू 50-60 lakhs ऑफ कॉस्ट, जी इट विल कॉस्ट यू सम lakhs बट नॉट 50-60 lakhs। बट ये लोगों को, पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता कि अगर ऐसा कुछ हुआ है हमें कमिटमेंट देके नहीं पूरा कर, तो ये भी मेरा एक राइट है, क्योंकि मेरे को ये सपना दिखा के बेचा गया ना। जी अब ये पूरा नहीं हुआ तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू इट। लोगों को ये नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है लोगों में ये चीज़ की। तो इसकी अवेयरनेस के लिए वो खुद स्टडी करें चीज़ें, कहाँ से मतलब इसकी अवेयरनेस लें? संदीप जी, आजकल तो लोग छोटी सी बात पे यूट्यूब खोल लेते हैं एक वीडियो चेक करने के लिए, क्या वो ये भी नहीं चेक कर सकते कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या राइट है? आज हर छोटी चीज़ पे सोशल मीडिया खोल लेते हैं, हम एआई से पूछ लेते हैं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म से हम पता कर लेते हैं। मुझे अगर एक छोटा सा, मेरे को गाड़ी खरीदनी है तो हम वो भी तो देख ही लेते हैं ना, बेस्ट कार अंडर माई बजट। तो क्या हम ये नहीं देख सकते 2 मिनट लगा के कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो व्हाट इज माई राइट इन दैट? बट जैसे एक नॉर्मल पर्सन देख रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा है, वो कैसे फिगर आउट करेगा दिस इज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मेरे लिए ऑथेंटिक? यस, आपने इंफॉर्मेशन देख ली, कंसल्ट अ प्रोफेशनल जिसकी एक्सपर्टीज इस इंडस्ट्री में हो ना, उससे पूछो कि मैंने ये देखा था, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे इसकी करने की पावर है? अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपको तो बहुत सस्ते में आपके लिए रिलीफ आ गया। काले कोट वालों से डर लगता है ना आम आदमी को। सर देखो, काले कोट वालों से डरते हैं, बड़ी आयरनी है, जी क्योंकि हाँ, हमेशा ये कहा गया कि काले कोट और सफेद कोट से थोड़ा दूर रहा करो, ना करे उनकी जरूरत पड़े। मैं खुद भी कहता हूँ ना करे उनकी जरूरत पड़े, बट अगर जरूरत पड़ती है तो बात जरूर कर लो। जरूरी नहीं सारे काले कोट वाले हमराज ही हो, कुछ इंसान भी होते इसका हैं। नैरेटिव शायद बॉलीवुड से बना है, जो बॉलीवुड की मूवीज बनी है उसमें दिखाया गया है कोट तारीख पे तारीख, या हाँ, जो सारा तो वहाँ से। उसी मूवीज में ये भी दिखाया गया है कि कैसे इंसाफ मिला है। तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है ये चेंज हो और ये इमेज चेंज हो कि नहीं, काले कोट वाले आपको सेफ रख सकते हैं, आप उस डायरेक्शन ये में पूरी कुछ कर रहे हैं? जनरेशन इस नैरेटिव को चेंज करे, और रादर हर इंडस्ट्री में है। आप ठीक है, हम यहाँ काले कोट की बात कर रहे हैं तो मैं उस पे रहता हूँ, बट हर इंडस्ट्री में हर तरीके के लोग हैं, बिल्कुल है ठीक है, अच्छे बुरे दोनों हैं, जी। सेम अप्लाइज है। एंड अगेन, कोई भी लोग बुरे अच्छे नहीं होते, सिचुएशंस बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके लिए हर डेट पे जा रहा हूँ, आप मेरी फीस नहीं दोगे, व्हाट विल आई डू? एंड वाइस वर्सा, पर आप इतनी मेरे को डेट्स क्यों पैसे बढ़ रही हैं? दिए जा इतनी रहे डेट्स क्यों बढ़ रही हैं? हैं, लिटिगेशन बहुत है। तो कोर्ट्स के लॉयर को तो पास, जल्दी क्लोज कर देना चाहिए केस, वकील को बोल इवन इफ यू वांट, सॉरी, इवन इफ यू वांट्स टू, बट उसके भी आगे कोर्ट्स होती है ना, तो कोर्ट्स रेगुलेट करती है कि कैसे मिलेगा, वहाँ पेंडेंसी बहुत है। आप कभी कोर्ट्स गए हो या नहीं गए हो तो कभी जाके देखना, आपको देखेगा यहीं पूरा एक शहर बसा हुआ है, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो इतनी पेंडेंसी है, जजेस भी करते 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 कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है कि नए जजेस अपॉइंट हो, लिटिगेशन फास्ट हो, बट इट्स अ प्रोसेस विच इज टेकिंग टाइम। तो हाँ, कभी कभी डेट्स स्ट्रेटेजिक ली जाती हैं, बहुत बार डेट्स अपनी मर्जी से नहीं होती, बट आगे जिसने फैसला सुनाना है, न्यायाधीश के आगे हर किसी को सर झुकाना पड़ता है। तो पर एक माइंडसेट ये भी है, पब्लिक का क्वेश्चन है, पब्लिक ये कहती है कि जो लॉयर है, मतलब जैसे वो डेट पे डेट डाल रहा है तो उसको फीस मिल रही है हर डेट पे, वो केस को जितना लंबा खींचेगा तो उसको उतना वहां से इनकम आएगा, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट जो अब नई एज लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि
सर मेरी ये अमाउंट है, मैं आपका केस खत्म करवा दूंगा। अब ऑब्वियसली कोशिश होती है जल्दी से जल्दी कराने की, जी और बहुत हाथ पैर मारते भी हैं, बट ठीक है, कभी कभी अपने हाथ में नहीं होती। बट यस, आप जो कह रहे हो आपकी बात एकदम सही है, और पहले हमने ऐसा सुना है, बल्कि पहले ऐसा होता था कि क्लाइंट आज आ गया है तो अब जब तक इनका पोता आएगा तब तक ये केस चलता ही रहेगा। मैंने भी ऐसी बातें सुनी, मैं भी जब लॉयर बन रहा था तो ये सारी चीज़ें सुन के बड़ा हूँ, तो मुझे था ये तो एक नरेशन है जो मैं चाहूँगा कि मैं बदल दूँ। जी और बहुत बहुत कोशिश है मेरी कि हम ये सब कर दें, हम सब मिलकर। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, सबके कंबाइंड एफर्ट से लगता है। तो यस, थिंग्स आर चेंजिंग। अब चीज़ें कमर्शियलाइज्ड हो गई हैं। अब उनको पता है कि क्लाइंट, अगर मैं रिलीफ नहीं दूंगा तो क्लाइंट भी इजीली स्विच कर जाएगा। आजकल हर किसी के पास ऑप्शंस है ना, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो वो कोई और के पास चला जाएगा। अगर आज मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ तो कुछ 1-2% अच्छा काम किया होगा, तभी शायद मैं आज आपके पास बैठा, वरना शायद मैं भी नहीं होता। जी तो सिंपल, हाँ आपकी बात ठीक है, बट थिंग्स आर चेंजिंग। तो सर बायर का एक माइंड सेट है कि अगर मैं लॉयर के पास जाता हूँ मुझे फीस देनी पड़ेगी, मुझे डेट्स पे डेट मिलेगी और मेरा टाइम, एनर्जी, मनी तीनों चीजें वहां पे वेस्ट होंगी। तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये नैरेटिव ना बहुत पुराना चलता आ रहा है कि लॉयर के पास जाएंगे तो वो अननेसेसरी डेट्स पे डेट्स दिलवाएगा ताकि उसकी फीस बने। और इससे भी खराब नैरेटिव मैं आपको दे देता हूँ कि यार लॉयर तो ना बिल्डर से पैसे खा के मेरे अगेंस्ट केस करवाएगा। बट जितना मैंने देखा है, सारी गलती सिर्फ लॉयर की नहीं है, सारी गलती सिर्फ बिल्डर की नहीं है, सारी गलती सिर्फ बायर की नहीं है। ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। लेकिन पहला कहाँ से शुरू होता है? बायर से शुरू होता है। ये सब करने से पहले, आज आप जब सब कुछ खराब कर चुके जी तब आप लॉयर के पास आ रहे हो, और फिर एक्सपेक्ट करो आपका काम जल्दी भी करा दे, फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आपका काम वो लगभग फ्री में ही करवा दे, क्योंकि आप अग्रीव्ड हो ना, आपको देख कर ऑर्डर पर डूब गए। अब आपको चाहिए कि लॉयर आपसे कुछ ना ले लेकिन आपकी मदद सारी कर दे। तो इस पे बहुत आसान सा सवाल है, घर सबका है, पेट सबका है। और शायद अगर आप पहले आ गए होते ना लॉयर के पास, जब आप वो साइन करने जा रहे थे, जो सिग्नेचर आपको 1-2 करोड़ का पड़ा है अभी, जी अगर आप वो करवाने से पहले उसके पास आके 10-20-50 हज़ार खर्च हो रहा के वो अग्रीमेंट पढ़वा लेते, तो शायद आप उस दिन अपनी इस गलती को सुधार सकते थे। शायद आपको उस दिन पता होता है ये पैसे देने या नहीं देने। हम तो मेंटली हम ये मान लेते ना, बैंक ने लोन दे दे, मेरी प्रॉपर्टी ओके है, इसमें जी कोई दिक्कत ही नहीं है, जी तो हम फटाफट साइन कर देते हैं। लेकिन तब भी आपने अगर लॉयर से रिव्यू करवा लिया होता, बैंक भी लॉयर से रिव्यू करवाता है, लेकिन अगेन अपने पर्सपेक्टिव से कराता है। ओके आप एज अ बायर अपना डॉक्यूमेंट रिव्यू करवाते हैं, अपने लॉयर से करवाते हैं। हाँ, यहाँ पे लॉयर वो होना चाहिए था जिसकी एक्सपर्टीज हो इसमें। नॉट एवरी लॉयर कैन डू दिस। इट शुड बी समवन जिसका प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में उसका एक्सपर्टीज हो, वो आपकी ज्यादा हेल्प कर पाएगा। एंड इसमें ना वो कहते हैं कि डेट्स पे डेट्स लगते हैं, तो डेट्स सब उसके हाथ में नहीं है एज अ लॉयर। एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन। कई बार डेट्स स्ट्रैटेजिकली भी लेते हैं लॉयर्स, स्पेशली इफ आई एम समवन आई एम डिफेंडिंग, आई माइट टेक dates strategically to delay it, maybe to have a space for negotiation. जी बट यहाँ पे मैं अगर बायर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो शायद मैं चाहूंगा जल्दी निपट जाए। हाँ, पहले ऐसा माइंडसेट होता था कि लंबा खींचते रहो, चलता रहे। आज जो यंग लॉयर्स हैं उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। बट सिर्फ माइंडसेट से चीज़ें नहीं चलती, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारी कोर्ट्स हैं, उन पे भी इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है कि वो चाह के भी नहीं कर पाते इसको जल्दी खत्म। उन्हें भी लाइन लगानी पड़ती है, उन्हें भी कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर कई बार बायर नहीं आता, कई बार उनका लॉयर नहीं आता, कई बार खुद कोर्ट्स में स्ट्राइक होती है, आधे टाइम तो कोर्ट्स में ही स्ट्राइक होती है। तो अब यहाँ पे आपको लॉयर गलत है, फिर आपको कि लॉयर पैसे खा के बैठ गया इसलिए जान के डेट्स ले रहा है। फिर हम ये भी कहते हैं कि यार लॉयर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने मुझे पिछले 3-4 डेट से फीस नहीं दो और आप एक्सपेक्ट करो मैं जाता रहूँगा, मैं कैसे चला जाऊँगा? मेरे भी सिर्फ एक कोर्ट आने जाने में एक्सपेंसेस होते हैं ना जी। और फिर मीडिया में आप जैसे लोग हैं जो ये वाली बात कहते हैं कि यार इस इंडस्ट्री ने ऐसा कर दिया, ये चोर है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो ब्लेम डालना इज वेरी वेरी इजी, बट उसके पीछे रियल टाइम समझना कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको खत्म करने में आई थिंक हमें सबको मिलकर करना चाहिए। आप कह रहे हैं ये पूरा इकोसिस्टम है, उसमें बायर की भी कुछ मिस्टेक रहती है।
अगर आप कंज्यूमर लॉ पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले लिखा लेट द बायर बी अवेयर। जागो सबसे ग्राहक जागो। सबसे पहली स्टेटमेंट यही है। जी। तो पहला काम बायर का है। पैसे कौन दे रहा है? बायर। नुकसान किसका होगा? बायर का। तो फिर पहले ध्यान कौन देगा? एक 10 रुपए का साबुन खरीदते उस पे पीछे देखता है एक्सपायरी डेट। जी। 1 करोड़ का घर खरीद रहा, ये नहीं देख रहा कि ये मिलेगा कब। तो ज्यादा अवेयरनेस किसको होनी चाहिए? बायर को। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल को दिखा लो, लोग तो इतना कहते हैं मैं अपने सीए से पढ़वा लूंगा। पढ़वा लो, सीए से भी अग्रीमेंट पढ़वा लो, बट एटलीस्ट किसी से तो पढ़वा लो जिसको उसकी थोड़ी सी समझ है, जो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। एटलीस्ट वो आपको ये तो बता देगा कि सर ये गलतियां हैं, इसको ध्यान रखना, ये चीजें इसका ध्यान रखना पैसे लगाने से पहले। इतना तो बेसिक आप कर ही सकते हो ना। लेकिन नहीं, हम 2 करोड़ को प्रॉब्लम में डाल देंगे, 20,000 नहीं खर्चेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, रियल एस्टेट में एक और चीज़ चलती है सर, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, कोई फ्लैट लेने जाते हैं, सर लास्ट यूनिट बचा है सर, आज ही बुक करवा लो, टोकन दे जाओ। ये बहुत एक ट्रेंडिंग और एक टैगलाइन चलती है, तो इसमें क्या सच्चाई है? संदीप जी, ये जो बातें जब बोलते हैं ना, मेरे लिए तो ये रेड फ्लैग है। मेरे को अगर कोई बोले ना आयुष जी लास्ट यूनिट बचा है, फटाफट ले लो, इतने लोग मेरे पास है ना, आप अभी निकलो, हो सकता है अब भी निकल जाए, कल ये यूनिट नहीं मिलेगा। हाँ, अरे कल 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा। ऐसी स्टेटमेंट सुनता, फिर सुनता हूँ सर यहाँ पे ना प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे ये बड़ी कंपनी आ रही है, तो प्राइसेस इसके आए दिन बढ़ रहे हैं, हो सकता है जब तक डिसीजन लो तब तक बढ़ ही जाए, आप पहले बुक करवा दो। फिर पूछो ना अग्रीमेंट को लेके कि अरे सर कर लेंगे अग्रीमेंट, में भागा थोड़ी जा रहा हूँ। जब ये वाली स्टेटमेंट सुनता हूँ ना, मेरे लिए तो वो रेड फ्लैग है। तो ऐसे क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, जब भी वो जल्दी मचाए ना, जल्दी मुझे किस चीज को बेचने में होगी। एज अ बायर आप सोचो, अगर मेरी दुकान में मैं सब चीज कोई चीज जल्दी कौन सी बेचूंगा, या तो खराब होने वाली होगी या खराब हो चुकी है। ठीक है, ये बिक नहीं रही है। यस, या बिकी नहीं रही है, मैं डिस्काउंट किस पे दूंगा? जो बिकता नहीं। ठीक है, कि वो जल्दी निकले, जो मेरी अच्छी आइटम होगी उस पर तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं। तो जब भी आप ऐसा कुछ सुनते हो ना, मुझे लगता है आपको तब खुद से ये सवाल करना चाहिए कि यार इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है, क्योंकि उनका काम ही ये है। एंड ये नहीं मैं उनको डीमीन करूँ, नहीं, उनका काम ही है, उनको वो नहीं बेचेंगे तो फिर वो उनको कैसे, उनका घर कैसे चलेगा। बट ये तरीका भी नहीं है बेचने का ना, कि आप इतनी ज्यादा स्कैरसिटी और अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए। मैं तो ये सब सुन लूँ सर, यहाँ पे तो रोज रेट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो ये वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, वो वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, सर आज ही यूनिट बुक कर लो, फटाफट आप टोकन दे दो। अरे टोकन दे दो, टोकन में क्या है, वो तो आपको नहीं समझ आया, कल ले लेना पैसे वापस। बट रियली में नहीं मिलते। एक बार आपने अपनी जेब से पैसा निकाला, फिर आप निकालते ही जाते हो, क्योंकि नाउ यू आर इन अ बेट। अब हो गया, अब आप जब तक आप फाइनल नहीं दे दोगे तब तक नहीं होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग वो रॉन्ग है, आपका तरीका प्रॉपर होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। हाँ मैं दूंगा देखो टोकन मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मुझे अपने ड्यू डिलीजेंस करने दो जी। अरे अगर आप टोकन भी दे रहे हो, आप टोकन के टाइम पे अपने एक अग्रीमेंट लेके जाओ ना, कि ये टोकन के टाइम पे मैं ये साइन करूंगा, आई टेक 1 वीक। टोकन देने का मतलब लॉक कर लिया ना, अब तो कोई और नहीं आ सकता, अब तो मेरा राइट आ गया ना। टोकन देने के बाद भी मेरे पास टाइम होता है 10 दिन 15 दिन का टू विदड्रॉ माय जी बाइंग डिसीजन। हो सकता है मैंने इम्प्लिसिट बाइंग कर ली हो सकता है मुझे कोई और प्रोजेक्ट भी इस बीच में दिख जाए। टेक योर टाइम, आप उस प्रॉपर्टी का अगले 10 दिन में 15 दिन में ड्यू डिलीजेंस कराओ अपने खर्चे पे। ठीक है, अभी तो वो 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख वापस आ सकते हैं, और मैं कहता हूं चलो मर भी गए तो भी कितने का डेंट पड़ा? 5 लाख का। कितने बच गए? 95 लाख प्लस अगर बैंक लोन है तो उस पर इंटरेस्ट। ओके, तो ओवरऑल कितने बच गए? 2-2.5 करोड़ रुपए बच गए। 5 लाख रुपए अगर लगा के मेरे 2-2.5 बच रहे, तो आई थिंक दैट्स अ डिसीजन। बट अब इस पे एक सवाल आएगा कि अगर मैं हर प्रोजेक्ट में ऐसे करूंगा फिर तो मैं घर ही नहीं खरीद पाऊंगा। आप पहले से थोड़े से रिसर्च करके जाओ। आप पहले कुछ चीजें तो आप पहले से कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पहले से देख सकते हो, आप बिल्डर की रेपुटेशन पहले से देख सकते हो, आप उसके पास्ट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स पूछ सकते हो ना। मैं अगर किसी को जाऊंगा पूछूंगा उससे कि पहले आपके पास डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, कितने टाइम में हुए थे, अगर डिले हुआ था तो क्यों होता। आपको बिलीव नहीं होगा, कोविड कब आया था? 2021 में। आज तक उसके बहाने चलते हैं, 6 साल हो गए, आज भी आते प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ? कोविड था।
उसमें भी एक टर्म यूज करते हैं, मैंने सुना था किसी से, वो टेक्निकल फोर्स मेजोर, ऐसा कुछ टर्म होता है जो बिल्डर तो बोल के निकल सकता है। बट फोर्स मेजोर की भी लिमिटेशन है ना, कोविड खत्म वो हुए ये क्या 4 साल रहता हो है, गए। ये क्या? फोर्स मेजोर का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जो मेरे हाथ के बाहर है। वॉर आ गई, कोविड आ वॉर गया, आ गई, कोविड आ गया, आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटी बाढ़ आ आई, गई, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। कोविड मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब अगर आज वॉर छिड़ जाए, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हाँ, आज वॉर की वजह से कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस बहुत बहुत ज्यादा महंगे हो रखे हैं। अगर वो बिल्डर के लिए मुश्किल हो रहा है तो आई अंडरस्टैंड दैट। वो एज अ बायर हर किसी को समझना पड़ेगा, बट इसका बहाना मैं 25 साल नहीं लगा सकता। तो वॉर की सिचुएशन तो अब चल ही रही है, मतलब रेगुलर अभी कंटिन्यू होगा, बट कहीं तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव आएगा ना कहीं कुछ तो आएगा। और सी, एवरी बिजनेस यू डू कैन नॉट हैव प्रॉफिट्स। कभी कभी नुकसान में भी काम करना पड़ता है, और अपनी इमेज बचाने के लिए अगर मुझे थोड़ा नुकसान झेलना पड़ जाए तो ठीक है। जनरली ये चीजें बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कवर्ड होती हैं, ठीक है एस्केलेशन क्लॉज कहते हैं इसे। जी। तो ये पहले से लेके रखते हैं। आपको तो एज अ बायर आपको नहीं पता एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है। यही होता है कि अगर किसी वजह से एस्केलेशन होती है, सो बिल्डर विल कंपनसेट टू अ लिमिट, 5%, 10%, 15%। उसके ऊपर तो उसके लिए भी मुश्किल है। अगर एक चीज की कॉस्ट वो अगर 2000 रुपये स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके चला था, अब वो 5 हो गई है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। सो जो एक बात बीच में रह गई थी कि 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन से चेक करे कि बायर फंस ना जाए। सबसे पहले तो रेरा अप्रूवल है या नहीं। ठीक है। जैसे ही आ जाता है वो रेरा की वेबसाइट पे आ जाता है। इनफैक्ट बिल्डर जो अपने होर्डिंग्स लगाते हैं ना, वहां पे भी रेरा नंबर लिख देता है। ठीक है, 1 इज रेरा अप्रूवल, सेकंड इज बिल्डर बायर एग्रीमेंट, बीबीए बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ठीक है। सेकंड। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो उसने अपने पैम्फलेट में और जो सब डिलीवर कर रहा है वो वहां पे है कि नहीं, ओके, राइटिंग में है कि नहीं। जो पैम्पलेट उन्होंने प्रमोशन के लिए हाँ, कि दिया, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो सब वहां होना चाहिए। ये 3 चीजें ये तीन चीजें तो मस्ट मस्ट है। है। उसमें भी आपको आधा तो यही पता लग जाएगा कि पहले 3 4 5 प्रोजेक्ट्स में बिल्डर ने जैसा परफॉर्म किया है ना, उसी से यू गेट एन आइडिया, उसी से गुडविल बनती है ना। तो उससे यू विल गेट एन आइडिया कि आज ये बिल्डर ये प्रोजेक्ट कैसा देगा। यहाँ पे ट्राई सिटी में बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो एक के बाद एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, बहुत है। उनके एक भी प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इवन आई कैन से कि हाँ यार, सेफ इन्वेस्टमेंट है, ओके। आई हैव इन्वेस्टेड विद देम। सो अग्रवाल जी, फाइनल एडवाइस फॉर आवर ऑडियंस। ओके, सो फाइनल एडवाइस के जब भी आप जाओ, कोई भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट आप जब भी कर रहे हो, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग, सबको लगेगा यार ये बहुत ज्यादा उसी की बात करूं, क्योंकि आपके पास वही एक डॉक्यूमेंट है। अगर आपके ऊपर कुछ भी आता है तो उसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। ठीक है। आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, उसका पूरा ट्रेल होना चाहिए। अगर आपने वहां पे कुछ भी, अब क्या होता है कई बार ना, प्राइम लोकेशन चार्जेस के नाम पे बहुत कुछ मांग लेते हैं, या फिर वो मांग लेते हैं पार्किंग के पैसे मांग लेते हैं, क्लब मेंबरशिप के पैसे मांग लेते हैं। तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। फ्लैट 1 करोड़ का है, 15-20 लाख रुपए इसके नाम पे एक्स्ट्रा मांग लिए। डू यू थिंक यू रियली नीड इट? आजकल तो ये भी आ गया कि हम आपको बेयर शेल फ्लैट इतने का देंगे और इसको अच्छे से डेवलप करके अंदर पूरा इंटीरियर करके कॉस्ट आ जाती है, वो भी करते हैं लोग। बट यू शुड नो, ये 11th आवर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन माइंडसेट कैसा होता है, मैंने बस 1 करोड़ का अमाउंट देख लिया, और जो छोटे छोटे खर्चे आते हैं ना, रजिस्ट्री का खर्चा आता है, ट्रांसफर कराने का खर्चा, ये सब हम कैलकुलेट ही नहीं करते। ये हम अपने बैंक लोन के टाइम पे भी कैलकुलेट नहीं करते, और बाद में जब पढ़ते हैं सर के ऊपर आके फिर कहते हैं यार मेरे साथ गलत हो गया। गलत तो था ही नहीं, तो टेक्निकली आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अपने नाम पे रजिस्ट्री कराओगे, तो आपको तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने ही पड़ेंगे जी। अगर आपको वहां पे क्लब मेंबरशिप चाहिए तो आप पहले पूछोगे इसमें वो सब इंक्लूड है या नहीं है। तो ये कुछ चीजें जो आपको अटमोस्ट ध्यान रखनी चाहिए। पहला, पोजेशन कब मिलेगा। दूसरा, पेमेंट कैसे कैसे जाएगी। तीसरा, आपको कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है। आपको दोनों तीनों चीजें पता होनी चाहिए। कारपेट वो जहाँ पे आप एक्चुअल में अपना कारपेट बिछा सको, रूम्स, डाइनिंग एरिया, पूजा सब। कारपेट सुपर एरिया वो हो गया जहाँ पे आपकी वॉल्स और सारा एक्सटीरियर आता है। सुपर बिल्टअप वो हो गया जो आपके फ्लैट के बाहर होता है या आपके अपार्टमेंट के बाहर होता है। लिफ्ट एरिया हो गया, लॉबी एरिया हो गया, कॉमन एरिया हो गया, ये सब। तो ये सब मिला के पूरा एरिया बनता है आपका। तो ये सब आपको पता होना चाहिए मुझे एग्जैक्टली कितना मिल रहा है। फिर उसके बाद आता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट से किसी वजह से मिड टर्म एग्जिट करता हूँ, तो मेरे लिए वो एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है।
कई बार होता है कि ना मेरा होते-होते भी विचार बदल जाते हैं, नहीं यार मुझे, या फिर ये होता है कि आई गॉट अ गुड प्रमोशन, अब मुझे इस प्रोजेक्ट में नहीं बड़े में जाना है। जब मुझे मिड में एग्ज़िट लेना है तो हाउ टू डू इट? ओके, कई बार बिल्डर ने क्लॉजेस डाले होते हैं, अगर आप मिड टर्म छोड़ के जाते हो तो कुछ डैमेजेस या कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा। यू शुड नो दैट सो दैट यू कैन प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ चीज़ें जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो अग्रवाल जी, डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। आपने इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करी, हमारी ऑडियंस को अवेयर किया और अपडेट किया कि कैसे आप अपने राइट्स और अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं व्हेन यू आर बाइंग ए प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट आपके साथ एक और एपिसोड करना चाहेंगे। आपने हमारी पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते-जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डियर बायर्स, अगर कल घर खरीदने जा रहे हो तो मिठाई का डब्बा लेके जाना, बट साथ में एक लॉयर की एडवाइस ज़रूर लेके जाना कि ये जो खरीद रहा हूँ, जहाँ पैसे लगा रहा हूँ, वो ठीक है कि नहीं। ऐसा ना हो कि वो खरीदने के बाद ये पॉडकास्ट देखो फिर लोग यार गलती कर दी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का पॉडकास्ट जहाँ पे हमने डिस्कस किया आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, आपका अपना घर। सो जब आप अपनी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आपके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सिर्फ आपके राइट्स ही नहीं, आपकी कुछ ड्यूटी भी है, और ड्यूटी ये है कि जब आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो ड्यू डिलिजेंस करें। और अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ की चीज़ लेने जा रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल से एडवाइस जरूर लें, जो आज हमारे गेस्ट ने आपको गाइड किया। तो इसी तरह की नॉलेज, इसी तरह की अवेयरनेस, इसी तरह की इंसाइट्स आपको हमारी पॉडकास्ट में मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स टॉक रियलिटी, पावर्ड बाय प्रॉपर्टी पॉकेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आप अपडेट रहें, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, जागो ग्राहक जागो। थैंक यू।